हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हार्पर ली के एक नॉवल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ये नॉवल 1950 से 1960 तक लिखा गया था न्यूयॉर्क में। 1960 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इस नॉवल के पब्लिश होने के एक साल बाद ही इस नॉवल के लिए हार्पर ली को पुलिट्जर प्राइज मिला था 1961 में। ये एक सोशल नॉवल है। इस नॉवल का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन नरेशन है। इस नॉवल की सेटिंग मेकॉम अलाबामा में रखी गई है। रेसिज्म एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मेकॉम अलाबामा में। रेसिज्म का मतलब है जातिवाद। ये नॉवल स्काउट फिंच नाम की एक 6 साल की बच्ची से शुरू होती है। स्काउट फिंच की मदर की डेथ हो चुकी है। स्काउट फिंच अपने भाई जेम फिंच और अपने पापा एटिकस फिंच के साथ रहती है। एटिकस फिंच एक लॉयर है। सो गाइस, फिंच फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, स्काउट फिंच, जेम फिंच एंड एटिकस फिंच। और ये फिंच फैमिली वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती है। फिंच फैमिली में एक मेड है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ब्लैक कम्युनिटी की है। कैलिफोर्निया जेम और स्काउट का ख्याल एकदम अपने बच्चों की तरह रखती है और फिंच फैमिली भी कैलिफोर्निया को अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करती है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में जेम और स्काउट एक साथ खेल रहे थे। उनके साथ एक और बच्चा खेल रहा था जिसका नाम था डिल। डिल गर्मी की छुट्टियों में अपनी आंट की यहाँ आया हुआ था। डिल की आंट की पड़ोसी फिंच फैमिली थी। जेम, स्काउट और डिल फ्रेंड बन गए थे और वो एक साथ खेलते थे। एटिकस हमेशा अपने बच्चों को समझाता था कि हमें कभी भी मॉकिंग बर्ड को नहीं मारना चाहिए। मॉकिंग बर्ड एक लंबी टेल वाली बर्ड होती है जो गाना गाती है और ये बर्ड कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये इनोसेंट होती है। यहाँ पर एटिकस का कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी इनोसेंट पर्सन को नहीं मारना चाहिए। इस नॉवल में इनोसेंट ब्लैक कम्युनिटी है। एटिकस के घर से थोड़ी दूरी पर ही एक रेडली हाउस था। रेडली हाउस का मालिक मिस्टर रेडली था। मिस्टर रेडली का छोटा भाई आर्थर रेडली था। आर्थर रेडली रेडली हाउस में रहता था। आर्थर रेडली से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे। लोग कहते थे कि आर्थर रेडली चूहे, बिल्ली, कुत्तों को मारकर खा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी और इस अफवाह की वजह से ही बच्चे आर्थर रेडली से डरते थे। जेम रेडली हाउस जाता है और घर को छूकर आ जाता है। स्काउट को लगता है कि घर के अंदर से किसी ने जिम को देख लिया है। वेकेशंस ओवर हो गई थी और डिल अपने घर वापस लौट जाता है। स्काउट ने अब स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। फिर से समर वेकेशन आ जाते हैं और डिल फिर से अपने आंट के घर पर आ जाता है और फिर से स्काउट, जिम और डिल रेडली के घर जाते हैं। लेकिन इस बार रेडली ने इन तीनों को देख लिया था। तीनों बच्चे भागने लगते हैं, लेकिन जेम की जो पैंट्स होती हैं वो झाड़ियों में फंस जाती हैं। अब जेम को अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसीलिए जेम अपनी पैंट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन पैंट्स तो काफ़ी महंगी थी, इसीलिए जेम फिर से जाता है अपनी पैंट्स को लेने के लिए। तो वो देखता है कि किसी ने उसकी पैंट को बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके समेट के रख दिया है सेफली, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किसने ऐसा किया है। फिर विंटर्स आ जाती हैं। स्काउट के पड़ोस वाले घर में आग लग जाती है। स्काउट और एटिकस खड़े होकर देख रहे होते हैं जहाँ पर आग लगी होती है। फिर कोई आता है और स्काउट को कंबल ओढ़ाकर चला जाता है, लेकिन स्काउट नहीं देख पाती है कि किसने उसको ब्लैंकेट ओढ़ाया। फिर एटिकस के पास एक केस आता है टॉम रॉबिन्सन का। टॉम रॉबिन्सन ब्लैक कम्युनिटी का होता है। टॉम के ऊपर ये इल्ज़ाम होता है कि उसने वाइट कम्युनिटी की एक लड़की मेयेला इवल का रेप किया है। मेयेला इवल बॉब इवल की बेटी थी। बॉब इवल ने टॉम के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया था। जब एटिकस टॉम को बचाने के लिए ये केस ले लेता है तो पूरी वाइट कम्युनिटी एटिकस और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाती है। वो उनके खिलाफ हो जाती है क्योंकि एटिकस वाइट कम्युनिटी का था, लेकिन वो ब्लैक कम्युनिटी के टॉम के लिए केस लड़ रहा था। मेड कैलिफोर्निया फिंच फैमिली को सपोर्ट करती है और साथ ही पूरी ब्लैक कम्युनिटी फिंच फैमिली का साथ देती है। कैलिफोर्निया स्काउट और जेम को अपने साथ चर्च ले जाती है। स्काउट और जेम के साथ स्कूल में भी बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। फिर एटिकस की बहन एलेक्जेंड्रा अपने हस्बैंड के घर से चुपके से भागकर एटिकस के यहाँ आती है। एलेक्जेंड्रा अपने भाई एटिकस से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही नैरो माइंडेड है। वो कैलिफोर्निया को फैमिली मेम्बर नहीं मानती, बल्कि उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। जहाँ पर टॉम को कैद किया गया था वहाँ पर हियरिंग से एक दिन पहले बहुत भीड़ थी। स्काउट, डिल और जेम भी एटिकस के साथ जेल के बाहर खड़े थे। स्काउट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन एटिकस जाता है टॉम का केस लड़ने। स्काउट, डिल और जेम भी कोर्ट में होते हैं।
जेम को भरोसा होता है कि उसके पापा एटिकस जीत जाएंगे, लेकिन कोर्ट में भी पार्शियलिटी होती है। कोर्ट के जजेस वाइट कम्युनिटी के थे, इसीलिए टॉम के साथ पार्शियलिटी हुई थी। टॉम को मुजरिम करार दिया गया और उसे जेल हो गई। एटिकस केस हार चुका था। बॉब ने अब एटिकस को धमकियां देना शुरू कर दी थी। इसी बीच एक बुरी खबर आती है कि टॉम ने जेल से भागने की कोशिश करी थी और उस पर शूट कर दिया गया और टॉम की डेथ हो गई। रात के टाइम स्काउट और जेम घर वापस आ रहे थे। रास्ते में बॉब ने इन बच्चों पर अटैक कर दिया। हाथापाई में जेम की आर्म टूट गई। फिर एक शख्स आता है और इन बच्चों को बचा लेता है बॉब से। हाथापाई में बॉब की डेथ हो जाती है। वो शख्स जेम को उठाकर घर तक ले जाता है। स्काउट देख नहीं पाती है कि किसने उसकी मदद करी है। फिर वो जब घर जाती है तो घर पर देखती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रेडली था। एटिकस ने एक और बात अपने बच्चों को सिखाई थी कि कभी भी किसी को जज करने से पहले दुनिया को उसके नज़रिए से देखो, तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा। फिर स्काउट रेडली के घर जाती है और बालकनी पर खड़े होकर रेडली के नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश करती है और फिर वो घर आकर सो जाती है। तो इस तरह से नॉवल की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज़ ये थी नॉवल। आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।